हमारे पास आज दे दे प्यार दे फिल्म के काल्पनिक सीक्वल की कहानी है दे दे प्यार दे 2 द बैटल फॉर पेरेंटल ब्लेसिंग। पहली फिल्म में तो देखिए 51 साल के आशीष और 27 साल की आयशा ने अजय देवगन के मतलब आशीष के परिवार को मना लिया था। हाँ, वो वाला मोर्चा तो उन्होंने फतह कर लिया था। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, हमेशा बाकी रहती है। इस बार कहानी का मैदान है चंडीगढ़, आयशा का होम ग्राउंड। अच्छा, अब लड़की वालों की बारी। हाँ, अब उसे अपने परिवार से शादी की मंजूरी लेनी है। तो आज की हमारी इस चर्चा का मिशन सिर्फ ये कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि इसके जरिए एक बड़े सवाल को कुरेदना है। क्या धोखे और मैनिपुलेशन पर बना एक रिश्ता कभी सच में कामयाब हो सकता है, भले ही अंत में सब खुश दिख रहे हों? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। चलिए इस केस स्टडी की परतों को खोलते हैं। हाँ, और इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि लड़ाई किसी बाहरी समाज से नहीं है। परिवार के अंदर है। बिल्कुल, परिवार के अंदर, और वो भी उस इंसान से जिसे आप सबसे ज्यादा सपोर्ट की उम्मीद करते हैं, मतलब एक पिता से। कि वो आपको समझेंगे। ये बात इस पूरे संघर्ष को बहुत ज्यादा पर्सनल और कॉम्प्लेक्स बना देती है। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है चंडीगढ़ में। आयशा अपने पिता राकेश से आशीष को मिलवाती है। आर माधवन का किरदार। हाँ, आर माधवन, जिन्हें वो प्यार से रज्जी बुलाती है। और राकेश बाहर से एकदम कूल, मॉडर्न और प्रोग्रेसिव डैड लगते हैं, जैसा कि अक्सर होता है। लेकिन यहीं पर आयशा एक छोटा सा, या कहूँ जी बहुत बड़ा झूठ बोल देती है। अच्छा। वो अपने पिता को बताती है कि आशीष बस थोड़ा सा बड़ा और तलाकशुदा है। थोड़ा सा बड़ा है? हाँ, थोड़ा सा। आशीष की असली उम्र जो कि 51 साल है, वो पूरी तरह से छिपा जाती है। अरे बाप रे। और आशीष, जो पहली फिल्म से ही काफी सीधा और ईमानदार दिखाया गया है, वो इस झूठ से एकदम अनकंफर्टेबल हो जाता है। और उसका अनकंफर्टेबल होना बहुत स्वाभाविक है। मतलब ये सिर्फ एक झूठ नहीं है। नहीं, ये तो रिश्ते की नींव में ही एक क्रैक डालने जैसा है। खासकर तब जब आपको पता चलता है कि आशीष अपने होने वाले ससुर राकेश सिर्फ 1.5 साल छोटा है। सिर्फ 1.5 साल? सोचिए जरा, ये सिर्फ एक उम्र का फासला नहीं है, ये 2 पीढ़ियों के बीच की एक बहुत ही अजीब सी बराबरी और टकराव है। सही कहा। आप अपने ससुर के दोस्त बन सकते हैं, उनके हम उम्र है। एग्जैक्टली। ये पावर डायनामिक्स को पूरी तरह से बिगाड़ देता है। ये तो शुरू से एक अजीब सिचुएशन बन गई। और जैसा कि डर था, राकेश का ये मॉडर्न चेहरा सिर्फ एक मुखौटा निकलता है। बिल्कुल एक मुखौटा। जैसे ही उन्हें रिश्ते की सच्चाई और आशीष की असली उम्र का पता चलता है, उनका वो तथाकथित प्रोग्रेसिव रवैया हवा हो जाता है। वो अपनी बेटी को लेके एकदम ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और आशीष को शक की नजर से देखने लगते हैं। और उनके लिए ये उम्र का फासला अब सिर्फ एक नंबर नहीं रहता। नहीं, ये परिवार की इज्जत, समाज क्या कहेगा और सांस्कृतिक नियमों पर एक सीधा हमला बन जाता है। यहाँ राकेश का किरदार सिर्फ एक पाखंडी पिता का नहीं है। अगर इसे मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये पेरेंटल नार्सिसिज्म का एक क्लासिक उदाहरण है। अच्छा, ये क्या होता है? ये एक ऐसी स्थिति है जहां माता-पिता अपने बच्चों की खुशी को अपनी सामाजिक इज्जत और कंट्रोल के चश्मे से देखते हैं। मतलब उनकी चिंता असल में चिंता नहीं है। नहीं, वो अपनी बेटी की खुशी की चिंता नहीं कर रहे, बल्कि अपनी विरासत और समाज में अपनी छवि की चिंता कर रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि मेरी बेटी किसके साथ खुश है। वो ये सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे। हाँ, लोग क्या कहेंगे कि मेरा दामाद मेरा हमउम्र है। मतलब ये प्यार नहीं, बल्कि एक तरह का कंट्रोल है जिसे प्यार का नाम दिया जा रहा है। बिल्कुल। ये तो काफी डरावना पर्सपेक्टिव है। और ये कंट्रोल यही नहीं रुकता। जब राकेश को लगता है कि बातों से काम नहीं चलेगा, तो कहानी में एक ऐसा नाटकीय मोड़ आता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और वो क्या? वो इस रिश्ते को साफ साफ मना कर देते हैं। लेकिन बस इतना ही नहीं, वो इसे तोड़ने के लिए बाकायदा एक साजिश रचते हैं। एक साजिश? हाँ, एक बड़ी दिलचस्प और फिल्मी साजिश। वो इसे मजाक में पहली नजर का प्यार वाला प्लान कहते हैं, या अगर फैंसी भाषा में कहें तो कूदो फूद्र का एक झूठा ड्रामा तैयार करते हैं। अरे वाह। और वो आयशा के बचपन के दोस्त आदित्य को इस काम के लिए चुनते हैं। आदित्य का किरदार मीजान जाफरी ने निभाया है। अच्छा, तो एक तीसरा एंगल लाया जाता है। हाँ, और राकेश उसे पैसे देकर आयशा को इम्प्रेस करने और उससे प्यार का नाटक करने के लिए कहते हैं। मतलब बकायदा पैसे देकर? हाँ, ताकि आयशा आशीष को छोड़ दे। इस योजना के पीछे की मानसिकता को समझना बहुत जरूरी है। एक पिता यह मानकर चल रहा है कि उसकी बेटी अपने लिए सही फैसला ले ही नहीं सकती। वो अपनी बेटी की भावनाओं को एक शतरंज के खेल की तरह देख रहा है,
जहां वो अपनी मर्जी से मोहरे चल सकता है। ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है ना कि अपने बच्चे को बचाने के नाम पर माता-पिता किस हद तक जा सकते हैं। क्या उनका यह हक है कि वो अपने बच्चों की जिंदगी के फैसले इस तरह से मैनिपुलेट करें? और आदित्य का किरदार भी इसमें एक खास भूमिका निभाता है। वो आशीष से बिल्कुल उल्टा है। हाँ, कहानी में आदित्य का किरदार एक क्लासिक नैरेटिव फॉइल का काम करता है। फॉइल मतलब वो आशीष के ठीक विपरीत है, युवा, चुलबुला, इंस्टाग्राम जनरेशन का प्रतीक। शायद थोड़ा सतही भी। हाँ, और उसके जरिए लेखक आशीष की परिपक्वता और ठहराव को और उभार कर दिखाते हैं। आदित्य आयशा को नाइट क्लब ले जाता है, मॉडर्न तरीके अपनाता है। वो एक तरह से रिश्ता ब्रेकर ऑन डिमांड सर्विस जैसा है। आज के जमाने का नारद मुनि, लेकिन इंस्टाग्राम वाला। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और चौंकाने वाली बात यह है कि ये प्लान काम करता हुआ दिखता है। अच्छा। आदित्य लगातार आयशा के साथ फ्लर्ट करता है, उसे पूरा अटेंशन देता है, और आयशा जो अपने पिता के विरोध से पहले ही इमोशनली वल्नरेबल है, वो कंफ्यूज हो जाती है। हाँ, वो सच में उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है। एक कंफ्यूजन, एक नया रिश्ता पनपने लगता है, और आशीष ये सब देखकर हैरान और दुखी है। जाहिर सी बात है। जब आशीष को इस पूरी साजिश का पता चलता है तो वो राकेश से बात करने जाता है। और फिर लड़ाई होती होगी? नहीं, वो लड़ता नहीं है, कोई हंगामा नहीं करता। इसके बजाय वो एक बहुत ही हैरान करने वाला फैसला लेता है। क्या? वो राकेश के सामने एक तरह से सरेंडर कर देता है। वो कहता है कि ठीक है, वो आयशा के रास्ते से हट जाएगा, बस राकेश ये सुनिश्चित करे कि आदित्य आयशा को हमेशा खुश रखेगा। और उसका दिल तब पूरी तरह टूट जाता है जब वो आयशा और आदित्य को किस करते हुए देख लेता है। ओहो। इसके बाद वो फैसला करता है कि वो लंदन वापस चला जाएगा। हाँ, पहली नजर में इसे आशीष की परिपक्वता कह सकते हैं कि वो अपनी खुशी से पहले आयशा की खुशी को रख रहा है। वो जबरदस्ती करके कुछ हासिल नहीं करना चाहता। लेकिन क्या ये एक तरह से पलायनवाद नहीं है? मतलब एस्केपिज्म। वो लड़ाई से भाग रहा है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि आयशा इसे बिल्कुल ऐसे ही देखती है। अच्छा। जब वो आशीष से मिलती है तो वो चिल्लाकर कहती है कि तुम मेरे लिए लड़ नहीं रहे हो। देखा? यहीं पर हमें प्यार को लेकर दो अलग-अलग पीढ़ियों की उम्मीदें दिखती हैं। आशीष के लिए प्यार का मतलब है जाने देना, त्याग करना। जबकि आयशा के लिए प्यार का मतलब है लड़ना, अपना हक जताना। बिल्कुल। ये प्यार की दो अलग-अलग भाषाओं का टकराव है। उसकी भाषा है एक्ट्स ऑफ सर्विस और सैक्रिफाइस। और आयशा की भाषा है रीअश्योरेंस। हाँ, रीअश्योरेंस और फाइटिंग फॉर द रिलेशनशिप। कोई भी गलत नहीं है, लेकिन इस सिचुएशन में दोनों पूरी तरह से आउट ऑफ सिंक हैं। और इसी गुस्से और भ्रम की हालत में आयशा एक और नाटकीय कदम उठाती है। वो क्या? वो आदित्य को शादी के लिए प्रपोज कर देती है, और शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो जाती हैं। क्या बात कर रही हैं? तो अब तक तो लग रहा था कि राकेश जी का प्लान पूरी तरह से काम कर गया अच्छी है। रास्ते से हट गया और बेटी अपनी उम्र के लड़के से शादी कर रही है। लेकिन असल में कहानी का असली मास्टरमाइंड कोई और ही था। मतलब? अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। शादी का दिन है, मंडप सजा हुआ है, लेकिन आयशा की आंखों में आंसू हैं। और तभी एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि आयशा को शुरू से ही अपने पिता के प्लान के बारे में सब कुछ पता था। अरे वाह, ये तो पूरी बाजी पलट गई। पूरी बाजी। हुआ ये था कि उसने आदित्य से अकेले में बात की थी, और आदित्य ने गिल्ट में आकर सब सच उगल दिया था कि उसके पिता ने उसे पैसे दिए हैं। हाँ, कि ये सब करने के लिए उसे पैसे दिए गए हैं। इसके बाद आयशा ने अपनी माँ के साथ मिलकर एक पलटा प्लान बनाया। काउंटर प्लान। एक काउंटर प्लान। उसने अपने पिता के सामने आशीष और आदित्य के बीच उलझन में होने का एक जबरदस्त नाटक किया। अच्छा। ये सारा ड्रामा सिर्फ इसलिए था ताकि उसके पिता को अपनी गलती का एहसास हो और उनका दिल कार लग रही थी। असल में वही इस पूरे खेल को कंट्रोल कर रही थी। ये कहानी का सबसे मजेदार और साथ ही सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाला पहलू है। वो शतरंज की एक ऐसी खिलाड़ी निकली जिसने अपने पिता के हर मूव का पहले से अंदाजा लगा लिया था। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि उसने सीधी बगावत क्यों नहीं की? वो अपने पिता से साफ साफ क्यों ही कह पाई कि वो क्या कर रहे हैं और ये गलत है? शायद इसलिए क्योंकि भारतीय परिवारों में सीधी बगावत को अक्सर अनादर के तौर पर देखा जाता है। वो शायद अपने पिता को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। एग्जैक्टली। उसने सीधी बगावत करने के बजाय एक भावनात्मक ड्रामा रचा ताकि परिवार टूटे नहीं बल्कि जुड़ जाए। उसने एक ऐसा रास्ता चुना जिसमें उसके पिता को अपनी गलती का एहसास भी हो और वो आशीष को खुद अपनी मर्जी से स्वीकार करें, न कि बेटी के दबाव में। ये बहुत ही बारीक और सोचा समझा कदम था। लेकिन ये भी एक तरह का मैनिपुलेशन ही है।
वो अपने पिता की भावनाओं से खेल रही थी ताकि वो अपने तरीके से जीत सके। मतलब पिता ने बेटी को मैनिपुलेट किया और फिर बेटी ने पिता को। हाँ, ये तो मैनिपुलेशन का एक पूरा चक्र बन गया। इसके बाद क्लाइमैक्स में पूरा बॉलीवुड वाला हंगामा होता है। वो तो होना ही था। अपनी गलती का एहसास होने पर राकेश आशीष को वापस लाने के लिए एयरपोर्ट भागते हैं, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि आशीष पहले से ही शादी रोकने के लिए भारत वापस आ रहा है। अच्छा, उसे भी एहसास हो गया। हाँ, उसे भी एहसास हो गया था कि आयशा को छोड़कर जाना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। आखिर में शादी के मंडप पर पहुंचकर आशीष और राकेश दोनों एक साथ आयशा से शादी रोकने की मिन्नतें करते हैं। दोनों एक साथ? पूरे परिवार के सामने आयशा आशीष के लिए अपने प्यार का इजहार करती है और दोनों एक हो जाते हैं। और आदित्य, वो भी एक तरफ खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। उसका काम तो हो गया था। हाँ, और अंत में राकेश भी अपना आशीर्वाद दे देते हैं, ये स्वीकार करते हुए कि उम्र के फासले से ज्यादा जरूरी उन दोनों के बीच का सच्चा प्यार और बंधन है। और इस तरह चौधरी परिवार की कहानी एक सुखद अंत पर पहुंचती है। सब हंस रहे हैं, सब खुश हैं, लेकिन क्या हमें इस हैप्पी एंडिंग को जस का तस मान लेना चाहिए? यही तो हमारा आज का बड़ा सवाल है। तो इस सब का क्या मतलब है? ये कहानी सिर्फ मुश्किलों के खिलाफ एक प्रेम कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पारिवारिक रिश्तों, भावनाओं के उतार चढ़ाव और मंजूरी हासिल करने के जटिल दांव-पेच को भी दिखाती है। ये दिखाती है कि कैसे प्यार और नियंत्रण के बीच की रेखा बहुत धुंधली हो सकती है। कहानी का अंत खुशी से होता है, लेकिन ये दोनों तरफ से रचे गए धोखे और साजिशों पर आधारित है। हाँ, पहले पिता का प्लान और फिर बेटी का काउंटर प्लान। ये श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। क्या एक परिवार के लिए हैप्पी एंडिंग पाने के लिए अपनाए गए तरीके हमेशा सही होते हैं? क्या अंत भला तो सब भला वाली कहावत यहाँ लागू होती है? क्योंकि अगर आप देखें तो इस कहानी में किसी ने भी खुलकर ईमानदारी से बात नहीं की। किसी ने नहीं। सबने एक दूसरे को अपनी बात मनवाने के लिए मैनिपुलेट किया। बिल्कुल। और यही इस कहानी का सबसे गहरा सवाल है, जिसे हमें अपने साथ लेकर जाना चाहिए। क्या एक ऐसा रिश्ता जिसकी नींव इतनी बड़ी हेरफेर और भावनात्मक खेल पर रखी गई हो, क्या वो सच में मजबूत हो सकता है? हाँ, भले ही उसकी वजह प्यार ही क्यों न हो। आज तो सब ठीक हो गया, लेकिन क्या इस तरह की शुरुआत के बाद उस परिवार में भरोसा पहले जैसा रह पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कहानी में नहीं, बल्कि असल जिंदगी के रिश्तों में खोजना पड़ता है।